स्थापना की। आपकी जो थिंकिंग है वो आउट ऑफ बॉक्स है, इनोवेटिव आइडियाज हैं आपके पास, जिसके माध्यम से अग्रवाल मूवर ग्रुप आज दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है और एक बहुत ही प्रतिष्ठित नाम है पूरे भारतवर्ष में। जो भी कॉर्पोरेट सर्विस रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, CSR बोलते हैं उसको या CSO बोल देते हैं, कॉर्पोरेट सर्विस ऑब्लिगेशंस, आप बखूबी से उसका निर्वाह कर रहे हैं। जो रीढ़ की हड्डी है, ड्राइवर या दूसरे कर्मचारी, उनकी देखभाल आप बखूबी से करते हैं। ड्राइवर सेवा केंद्र इसकी एक मिसाल है। समय समय पर आप NIT, IIT, IIM जैसे प्रतिष्ठानों में आप एज ए स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर आपका व्याख्यान रहता है। थिंक, एनालाइज एंड डू, ये आपका मूल मंत्र है और आपसे कई बार मिलने का सौभाग्य मिला है, कई बार सुनने का सौभाग्य मिला है और आपको सुनना एक बड़ी सुखद अनुभूति है। आपने जीवन के कुछ अनछुए पहलू अपनी जो किताब है आपकी सीधी सादी बातें, उसमें भी संयोजन करके प्रकाशित किया है। तो आइए हम सब आमंत्रित करते हैं श्री रमेश अग्रवाल जी को और चैट बॉक्स में आप वेलकम लिख के स्वागत कीजिए। रमेश अग्रवाल जी। धन्यवाद प्रमोद जी। मेरा तो सौभाग्य है कि कहते हैं जिसकी सुबह बढ़िया तो दोपहर बढ़िया, दोपहर बढ़िया तो रात बढ़िया और रात बढ़िया तो फिर दोबारा सुबह बढ़िया। तो आपने तो आज सुबह इतनी बढ़िया कर दी आप सब लोगों से मिलकर और सब लोगों के चेहरे यहाँ हंसते उसे देखते हुए। हमारे प्रधान जी मन से और तन से वैसे स्वस्थ है, बट वो 18 घंटे 21 घंटे काम करते हैं तो कहीं ना कहीं शरीर है, थकावट तो आएगी। तो मान के चलो कि वो थकावट उनको डबल एनर्जी लेकर वापस आएगी। आज के इस जो आपने सब्जेक्ट चयन किया कि सेवा परमो धर्म, सेवा इज द बिगेस्ट वर्च्यू, सेवा इज द बिगेस्ट वे ऑफ लाइफ, ये वास्तव में अब इस कोरोना काल के अंदर हर किसी को अनुभव करा दिया कि यस, आज यदि सेवा ना होती तो देश के अंदर अकेली सरकार इसको संभाल नहीं सकती थी। कितने लोगों के सरकार को पास तो अभी इस कोरोना काल के बाद ही डाटा इकट्ठा हुआ होगा कि कितने लोग हमारे ऐसे हैं जिनके पास एक समय का राशन भी नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास हजारों करोड़ की संपत्ति है मगर उनके घर में अकेला प्रौढ़ आदमी जिसकी जो काम वाली बाई ही सेवा करती थी और किसी कारणवश नहीं आई, तो सब कुछ होने के बाद भी वो आज घर में अपेक्षित है, भूखा है, हजारों करोड़ का मालिक होने के नाते के बाद भी। ये सब कुछ इस कोरोना काल ने हमारे को अनुभव करा दिया और ये सब जितने लोग कार्यकर्ता सब लोग हम बाहर निकले तो ये महसूस हुआ कि जो किसी ने कहा था कि सेवा परमो धर्म, तो आज ये साक्षात्कार हो रहा है। मैं पूरा ज्यादा इसमें नहीं आऊंगा मगर हमारे को एक जीवन का मोल जैसे कहते हैं ना, हम उसको आज एक आभास जरूर हुआ है। जैसे कि इस कोरोना काल के अंदर यहाँ या नहीं, विदेश के हर भाग में ऑक्सीजन अपने आप में एक बहुत महसूस हुआ कि इसके बगैर हमारा, पहले तो सुना करते थे मगर अब देख लिया कि इसकी कितनी बड़ी कीमत है। सब लोगों के कहीं ना कहीं दूर या नजदीक में अब लाइफ सेविंग के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी होगी। और जब हर व्यक्ति जो आज किसी तरह इस कोरोना काल के अंदर जिसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी होगी, वो कम से कम पूरे दिन में 3 सिलेंडर लिए होंगे। तो दिनेश गुप्ता जी को समस्त ज्ञान गंगा टीम और जो आज के इस सेशन में पार्टिसिपेंट हैं उन सब की ओर से जन्मदिन मुबारक हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नई ऊंचाइयों को छुएं और हमेशा युवा बने रहें और समाज में सक्रिय बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज ये जो ज्ञान गंगा सीरीज है इसका 5वां संस्करण है। आपको विदित है कि जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ था, प्रतिदिन हमने चाय पे चर्चा की, लगातार 60 दिन कार्यक्रम रहा। उसके पश्चात इसको वीकली कर दिया गया, साप्ताहिक कर दिया गया और आज इसका 5वां संस्करण है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें
तो महामारी की समस्या के साथ साथ कुछ हमारी सीमा पे तनाव की स्थिति भी है, और भारत जो है पड़ोसी देशों के साथ मित्रता चाहता है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि जो विस्तारवाद का युग है, वो दौर है, वो समाप्त हो चुका है, आज विकास का दौर है। तो उसी भारत चीन संबंध और मीडिया की भूमिका, उस विषय पे आज हमारा चर्चा रहेगी। तीनों स्पीकर जो हैं उस पे अपना अपना व्याख्यान देंगे। उससे पहले हमारे बीच आदरणीय योगेंद्र शर्मा जी हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा की मिट्टी की खुशबू उनके माध्यम से पूरे देश में फैली हुई है। भाई योगेंद्र शर्मा जी राष्ट्रधारा में हिंदी कविता के ओजस्वी कलमकार हैं। आपको कवि सम्मेलन के मंचों पर प्रभावशाली प्रस्तोता के रूप में जाना जाता है। आपने वाचिक परंपरा के तमाम आयाम मंच के माध्यम से हासिल किए हैं। सैनिक योद्धाओं के समक्ष काव्य पाठ करने की आपको विशेष उपलब्धि रही है। हिंदी में परास्नातक हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और योगेंद्र शर्मा जी को काव्य संयोजन, काव्य संचालन का एक लंबा अनुभव है। तो कार्यक्रम शुरुआत करने से पहले मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय योगेंद्र शर्मा जी को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कविता के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत करें। भाई योगेंद्र शर्मा जी, आप भी चैट बॉक्स में वेलकम लिख के योगेंद्र जी का स्वागत करें। योगेंद्र शर्मा जी। मैं योगेंद्र शर्मा सर्वप्रथम आप सभी को प्रणाम करता हूं। बहुत बड़ा दिन है और आदरणीय मुझे आदेशित किया गया है, तो मैं कुछ समय आपके बीच रहूं। अपनी बात आरंभ करता हूं। समय की एक सीमा होती है, अपनी सीमा में रहकर अपनी बात करूंगा। मैं हिंदुस्तान की वंदना करना चाहता हूं, सुनिएगा। मैं तुलसी के महाकाव्य की मर्यादा का मंचन हूं, मैं कबीर का भी दर्शन हूं, माया मृग का कंचन हूं, परशुराम का हस्त परस में ऋषियों में दुर्वासा हूं, और वेद व्यास के मोर पंख से प्रकट पुराण की भाषा हूं। भृगु ऋषि का चरण चिन्ह में सामवेद की तान हूं, मंथन में प्रकटे अमृत घट, मैं ऐसा हिंदुस्तान हूं। मंथन में प्रकटे अमृत घट, मैं ऐसा हिंदुस्तान हूं। उस हिंदुस्तान की वंदना करना चाहता हूं। सुनिएगा कि जिस धरती का चरणामृति राम सेतु का सृजन करे, अम्बरीश की प्रथम किरण ही हर दिन जिसका हवन करे, महादेव जिसके मस्तनाथ बन शोभित है, और जिसकी विस्तारित परिसीमा शिव पुराण में वर्णित है। सिंध बंग कैलाश कभी इस भारत माँ का वैभव था, तक्षशिला का वो गुरुकुल भी इसी धरा का गौरव था। क्षत विक्षत ये काश्मीर तो स्वर्ग स्थली कहलाता था, गांधार से ब्रह्म देश तक भगवा ध्वज लहराता था। तिब्बत सिंगल हिंदू कुछ तक भारत माँ की थाती थी, पंजाबी नदियों की कलकल राग प्रभाती गाती थी। संत विवेकानंद हमारी धर्म ध्वजा फहराता था, तब जाकर बलिदानी भारत विश्व गुरु कहलाता था। तब जाकर बलिदानी भारत विश्व गुरु कहलाता था। सदियों तक भारत माता ने बलिदानों का दर्द सहा, क्रांति युद्ध के कालखंड में फिर बेटों का रक्त बहा। आजादी तो मिली हमें पर लाशों के अंबारों पर, भारत माता झुलस गई पर अड़िग रही अंगारों पर। आजादी के अमृत घट में उसे हलाहल पीना था, दोनों हाथ कटे माता के छलनी छलनी सीना था। दोनों हाथ कटे माता के छलनी छलनी सीना था। जो भारत के बंटवारे पर, एक पंक्ति संभालिएगा, जो भारत के बंटवारे पर थे बिल्कुल तैयार नहीं, जो भारत के बंटवारे पर थे बिल्कुल तैयार नहीं, वही अहिंसक निकले कातिल, असली जिम्मेदार वही अहिंसक निकले कातिल, वही अहिंसक निकले। बस ये आपकी आवाज आती रही तो मुझे पता लगेगा कि मेरी आवाज पहुंच रही है। मुझे यहाँ पता ही नहीं लग रहा है कि मेरी आवाज में पहुंच रही है। जी जी, मुझे कितना समय है? थोड़ा सा मुझे 3-4 मिनट का समय है, 5 मिनट। जी जी, 5 मिनट। जी जी, थैंक यू साहब, शुक्रिया। भारत के कुछ आकाओं की हरकत बहुत घिनौनी थी, पर भारत की किस्मत में वो अनहोनी भी होनी थी।
याद करो रेलों में कैसे रक्तिम लाशें आई थी, मां बहनों को लूट लूट कर कैसे आग लगाई थी। आम आदमी मरता क्यों है मजहब के हुरदंगों में, इसका उत्तर छुपा हुआ है राजनीति के रंगों में। इस उत्तर ने भारत मां के अंग अंग को काट दिया। वोटों के लालच ने हमको टुकड़े टुकड़े बांट दिया, वोटों के लालच ने हमको टुकड़े टुकड़े बांट दिया। विश्व वंदिता वेद भूमि की व्यथा सुनाने निकला हूं, मैं भारत का सोया स्वाभिमान जगाने निकला हूं। लेकिन मैं विषय पर आना चाहता हूं। आज परिस्थितियां हम चाहें तो फिर हमारे अनुकूल हो सकती है। तब पंक्तियां पढ़ता हूं, निवेदन करता हूं, सुनिएगा। फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धारों को। राजेश जी, आपको इस मंच पर पुनः इसी रूप में देखकर बड़ा आनंद महसूस कर रहा हूं। भाई साहब आदेश किया, भाई साहब कमाल कर रखा आपने, आप बस पढ़ते रहिए, आनंद की बरसात। आपने आदेश किया तो मैं वो पंक्तियां पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। कि फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धारों को, फिर दावानल कर सकते हो दहक रहे अंगारों को, फिर हुंकार बना सकते हो इनकलाब के नारों को, तुम मुट्ठी में कर सकते हो सूरज चांद सितारों को। 2 दिन पहले आपने मोदी जी को उन शिखरों पर देखा होगा जहां जाना बड़ा माइनस टेम्परेचर में वो संबोधित कर रहे थे हमारे देश की वर्दियों को। वो नहीं कह पाए वो 4 पंक्तियां, मुझसे मंगवाई तो थी, लेकिन मैं बता देता हूं क्या 4 पंक्तियां वो बोलना चाह रहे थे जो याद नहीं हुई। फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धारों को, फिर दावानल कर सकते हो दहक रहे अंगारों को, फिर हुंकार बना सकते हो इनकलाब के नारों को, तुम मुट्ठी में कर सकते हो सूरज चांद सितारों को। तुम चाहो तो कतरा कतरा रत्नाकर हो सकता है, तुम चाहो तो कंकर कंकर शिव शंकर हो सकता है, तुम चाहो तो राम राज्य का दौर शुरू हो सकता है, और तुम चाहो तो भारत फिर से विश्व गुरु हो सकता है। तुम चाहो तो भारत फिर से विश्व गुरु हो सकता है। और शीश वतन का खतरे में हम इससे भी अनजान नहीं, गीदड़ या बकरों से डरती शेरों की संतान नहीं। तुलसी ने लिख डाला भय बिन प्रीत नहीं हो सकती है, तुलसी ने लिख डाला भय बिन प्रीत नहीं हो सकती है, और युद्ध घोष के बिना हमारी जीत नहीं हो सकती है। युद्ध ठानकर सीमाओं पर कदम बढ़ाना ही होगा, अरिमुंडों से चामुंडा का वक्ष सजाना ही होगा। जिस दिन भारत गीदड़ या बकरे की मुंडी काटेगा, पाक चीन क्या अमेरिका भारत के तलवे चाटेगा, पाक चीन क्या अमेरिका भारत के तलवे चाटेगा। सिंह शावकों के शोणित में आग लगाने निकला हूं, मैं भारत का सोया स्वाभिमान जगाने निकला हूं। मैं समय की सीमा के कारण मैं वहां पहुंचता हूं, और चीन के लिए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, वो पंक्तियां मैं आपके समक्ष पाठ करना चाहता हूं। लेकिन मुझे एहसास होता है जब मोदी जी इस प्रकार की हुंकार करते हैं, तब मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि शैलराज के वक्षस्थल में दावानल भीषण होगा। अब शैलराज के वक्षस्थल में दावानल भीषण होगा, प्रखर प्रबंजन प्रण वीरों का रण की खातिर प्रण होगा। अब सतियों के अवसानों पर शिव तांडव दिखलाएंगे, अब जन्मे जय नाग यज्ञ के प्रण को फिर दोहराएंगे। परशुराम का फरसा फिर से क्रोधित होकर गरजेगा, दैत्य वंश अब राम कृष्ण के अवतारों से लरजेगा। काली नाग के फणकाना फिर कालिंदी में कुचलेंगे, रामायुद्ध के अग्निबाण अब रावण वध को मचलेंगे। युद्ध क्षेत्र में पार्थ सारथी गीता ज्ञान सुनाएंगे, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वंदे मातरम गाएंगे। वीर पार्थ की प्रत्यंचा पर सरसंधान शुरू होगा। तारुण्य ताप की ताकत से भारत विश्व गुरु होगा, तारुण्य ताप की ताकत से भारत विश्व गुरु होगा, तारुण्य ताप की ताकत से भारत विश्व गुरु होगा। आप सबने दृश्य देखा, आप सबने मोदी जी को वहां जाकर सुना, जिन्होंने कहा कि कलम आज उनकी जय बोल। तब मुझे कहना पड़ रहा है कि अभी तो तिल दिखाए हैं तेल, अभी तो तिल दिखाए तेल वाली धार बाकी है, अभी गलवान घाटी का प्रबल प्रतिकार बाकी है। सुनो रे चीन के बोनो, अरे ओ चीन के बोनो तुम्हारी आ गई शामत, अभी अक्षाई चिन्ह की पीर का उपचार बाकी है, अभी अक्षाई चिन्ह की पीर का उपचार बाकी है, अभी अक्षाई चिन्ह की पीर का उपचार बाकी है। चीन से मुखातिब होना चाहता हूं, बड़ा मंच है इसलिए निवेदन करता हूं कि रे शायद तुमने सोच लिया ये भारत वही पुराना है, अपनी मिच मिच आंखें खोलो, 62 का नहीं जमाना है। ऐसा लगता हथियारों की ताकत के मद में फूले हो,
अक्षय चिंतक भारत है, इस सच्चाई को भूले हो। ऐसा लगता हथियारों की ताकत के मद में फूले हो, अक्षय चिंतक भारत है, इस सच्चाई को भूले हो। मत रहना किसी भुलावे में, 62 के बाद नहीं देखा। मत रहना किसी भुलावे में, 62 के बाद नहीं देखा। भारत के वीर जवानों का उद्भट उन्माद नहीं देखा। रे भारत मां के बेटों का घातक प्रतिघात नहीं देखा। शैतान सिंह की हिम्मत का तुमने फौलाद नहीं देखा। शैतान सिंह वो राजस्थान का वीर बेटा जिसने चुशूल में ऐतिहासिक युद्ध करके परमवीर चक्र प्राप्त किया। तब निवेदन करता हूं, मत रहना किसी भुलावे में, 62 के बाद नहीं देखा। भारत के वीर जवानों का उद्भट उन्माद नहीं देखा। वे भारत मां के बेटों का घातक प्रतिघात नहीं देखा। शैतान सिंह की हिम्मत का तुमने फौलाद नहीं देखा। हम लोक शांति के आराधक लेकिन अरिघात नहीं सहते। अंगिरा भृगु की संतानें पानी की धार नहीं बहते। अरे जननी जन्मभूमि के गायक हम भारत भू को मां कहते। उस मां पर कोई घात करे तो वीर प्रशांत नहीं रहते। खरदूषण मार दिए पल में, खरदूषण मार दिए पल में, उनका भी दंभ भयंकर था। वह रक्ष वंश का कुल घाती दशकंदर भी प्रलयंकर था। पर जब सारंग उठा लेंगे, पर जब सारंग उठा लेंगे, मही पर आकाश झुका देंगे। हम तुंग हौसलों के बल पर अमृत के कुंड सुखा देंगे। हम तुंग हौसलों के बल पर अमृत के कुंड सुखा देंगे। कैसे हैं सैनिक वीर यहां शायद तुमको ये भान नहीं। जिस मां का दूध पिया हमने उसकी ताकत का ज्ञान नहीं। पंक्तियां सुनिएगा, एक मां कैसी होती है जो अपने बेटों को पैदा करके उस सरहद पर भेज दिया करती है तिलक लगाकर। कैसे हैं सैनिक वीर यहां शायद तुमको ये भान नहीं। जिस मां का दूध पिया हमने उसकी ताकत का ज्ञान नहीं। जो माता अपने बेटों को छाती से दूध पिलाती है वह वीर प्रश्विनी जननी तब 2 किलो सौंठ खा जाती है। वह वीर प्रश्विनी जननी तब 2 किलो सौंठ खा जाती है। उस माता की छाती देखो, वर्दी भी खुद पहनाती है। रे दूध लजाना मत मेरा कहकर पत्थर हो जाती है। रे दूध लजाना मत मेरा कहकर पत्थर हो जाती है। इसलिए सोचकर टकराना वरना जड़ से हिल जाओगे। अरमान युद्ध के एक तरफ तुम मिट्टी में मिल जाओगे। बेशक अस्त्रों से शक्तिवान लेकिन फिर भी पछताओगे। नरसिंह शावकों के आगे तुम धूल चाटते जाओगे। नरसिंह शावकों के आगे तुम धूल चाटते जाओगे। अपने बूचों को समझा लो। अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं, सुनिएगा जी, स्वागत है। अपने बूचों को समझा लो, विध्वंस ज्वाल को मत छूना, वरना तुम सोच रहे उससे नुकसान उठाओगे दूना। ये भारत देश सनातन है। इस आज के कार्यक्रम के लिए मैं बहुत आभारी हूं। बहुत अच्छा विषय आज रखा गया। अंतिम 2 पंक्तियां पढ़कर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। वाणी को विराम देने के साथ आभार ज्ञापित करना चाहता हूं आदरणीय राजेश चेतन जी का, जिन्होंने आज मुझे आपके समक्ष इस प्रकार अपनी वाणी का संबोधन करने के लिए मुझे उचित समझा और अवसर प्रदान किया। तब निवेदन करता हूं कि अपने बूचों को समझा लो, विध्वंस ज्वाल को मत छूना, वरना तुम सोच रहे उससे नुकसान उठाओगे दूना। यह भारत देश सनातन है। यह भारत देश सनातन है। तुमको यकीन हो जाएगा। आकाश अगर गूंजेगा तो शमशान चीन हो जाएगा। आकाश अगर गूंजेगा तो शमशान चीन हो जाएगा। आकाश अगर गूंजेगा तो कमाल कर दिया भाई साहब, कमाल हो जाएगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारे मित्र योगेंद्र शर्मा का काव्य पाठ? मुझे हर व्यक्ति की प्रतिक्रिया चाहिए चैट बॉक्स में। आपको कैसा लगा काव्य पाठ आज का? आपकी प्रतिक्रिया में सबकी प्रतिक्रियाएं निहित तो हैं। हाँ, ये वेरी गुड। देखो सब लिख रहे हैं आपके लिए भाई साहब, सब लिख रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भी। और ये प्रफुल्ल केतकर जी आ गए हैं। मैं प्रमोद शर्मा जी को कहूंगा संचालन आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत जो माहौल है भारतमय कर दिया आदरणीय योगेंद्र शर्मा जी ने। और हमारा भारत महान क्यों है, और आज जो गुरु पूर्णिमा है, इसी गुरु पूर्णिमा का दिन कि भारत हमारा विश्व गुरु फिर बने,
ऐसी उन्होंने कामना की कविता के माध्यम से। और मैं तो कहता हूं कि अक्साई चीन क्यों कहते हैं, अक्साई हिंदुस्तान कहना चाहिए, वो हिंदुस्तान का ही हिस्सा रहा है। और आपने कहा कि उन मीठी मीठी आंखों का जिक्र किया, तो मीठी आंखों को खोलने का वक्त भी आ गया है, तो बहुत जल्दी खुलेंगी उनकी आंखें। और आइए ज्ञान गंगा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक एशियाई ताकत जो भारत बन रहा है, उसके उद्भव से चीन असहज हो गया है और ऐसी ऐसी हरकतें शुरू कर दी हैं। तो उसी विषय को आगे बढ़ाने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं आदरणीय प्रफुल्ल केतकर जी, जो राष्ट्रवादी मैगजीन है ऑर्गेनाइजर, उसके संपादक हैं आप सन 2013 से। आपको मीडिया क्षेत्र में 20 वर्षों से ज्यादा का लंबा अनुभव है। स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के गवर्निंग काउंसिल के आप मेंबर हैं। समसामयिक विषयों पे, विदेश नीति पे, अंतर्राष्ट्रीय विषयों पे आपकी अनेकों लेख अनेक पत्रिकाओं में छपते रहते हैं। आपके संपादन में पंडित दीनदयाल जी पर जो 15 संस्करण का लेख प्रकाशित हुआ है, उसका संपादन आपने ही किया है। आप ऑल इंडिया रेडियो में न्यूज रीडर रहे हैं, ट्रांसलेटर रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे में असिस्टेंट प्रोफेसर रहे हैं। आपने 2 किताबें और 29 एकेडमिक आर्टिकल प्रकाशित किए हैं और एनसाइक्लोपीडिया में भी आपकी 2 एंट्री हैं, बड़ी विशेष उपलब्धि है। डेलीगेशन के रूप में आपने चीन, म्यांमार, वियतनाम, बांग्लादेश आदि देशों का भ्रमण किया है, उनका दौरा किया है और संप्रति आप ऑर्गेनाइजर के संपादक हैं। ज्ञान गंगा के इस मंच पे आपका स्वागत है। आइए सब लोग स्वागत करें श्री प्रफुल्ल केतकर जी का। जी बहुत बहुत धन्यवाद। लिखें। स्वागत है सर आपका प्रफुल्ल जी। जी नमस्कार। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान राजेश चेतन जी और ज्ञान गंगा के पूरे इस परिवार को आज के गुरु पूर्णिमा उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम गुरु की बात जब करते हैं तो हमारी परंपरा में हमने देखा है कि गुरु जो है वो समय आने पर शिक्षा तो देता है, समझाता भी है, लेकिन उस शिक्षा के 2 अर्थ होते हैं। वो शिक्षा कभी कभी बच्चे को ठीक करने के लिए सजा के रूप में भी होती है और वो शिक्षा समझाने की भी हो सकती है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि 1950 के दशक में जब चीन, और मैं चीन जब कह रहा हूं तो मैं कम्युनिस्ट चीन की बात कर रहा हूं, कन्फ्यूशियस चीन की बात नहीं कर रहा हूं। ये कम्युनिस्ट चीन 1949 में नया नया पैदा हुआ था और माओ के नेतृत्व में एक अधिनायकवादी उनकी वहां पे एक परिरचना हुई थी। उस समय यूनाइटेड नेशंस के में जो चीन के रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने भारत के बारे में वहां पे ये कहा है कि हम ये नहीं भूले हैं कि लगभग 2000 वर्ष तक भारत ने एक भी सैनिक भेजे हुए बिना भेजे या एक भी लहू का कतरा बिना बहाए हम पर राज किया है। चीन का संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रतिनिधि ये कह रहा है कि भारत ने 2000 वर्ष तक बिना सैनिक भेजे, बिना लहू बहाए हम पर राज किया है। जब हम गुरु की और विश्व गुरु की बात करते हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें एक तरफ हमारी सेना की शक्ति तो दिखानी है, लेकिन भारत की ताकत ये है
कि वो लहू बहाए बिना भी और सैन्य भेजे बिना भी दूसरों को अपना शिष्य बना सकता है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि जब हम मीडिया की बात करते हैं, या मैं ब्रॉडली उसको कहूंगा कि हम इंटेलेक्चुअल स्पेस की बात करते हैं, जो वैचारिक परिदृश्य की बात करते हैं, उसमें बहुत बार हमें ये इतिहास का भान नहीं रहता। मीडिया और आज का इंटेलेक्चुअल इस 70 साल की, और मैं तो कहूंगा खास करके 1962 की और 1990 के बाद कम्युनिस्ट चाइना का जो कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट हुआ है, साम्यवाद की भाषा करने वाले चीन का जो पूंजीवादी विकास हुआ है, जो एक स्टेट सेंट्रिक कैपिटलिज्म, स्टेट कंट्रोल्ड कैपिटलिज्म का एक मॉडल खड़ा रहा है, उसकी चकाचौंध में हम ये भूल जाते हैं कि 1949 से पहले यही चाइना एशियाटिक वैल्यूज के नाम पर भारत के स्वतंत्रता सेनानियों से मदद मांग रहा था, जैसे देश के विरोध में भी। बाद में वियतनाम से भी करारी हार खा चुका है। लेकिन मैं अभी ये 70-75 वर्ष के इतिहास में जा ही नहीं रहा हूं। मैं सिर्फ स्मरण कराना चाहता हूं आज के मीडिया परिदृश्य और वैचारिक परिदृश्य पर आने से पहले कि चाहे फायन हो, चाहे युवन संघ हो, ये विद्यार्थी के रूप में भारत में आए थे। मैं जब 2016 में चीन में मुझे आमंत्रित किया गया था, वहां पे हैनान करके जगह है, वहां पे एक हैनान इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड वॉच है, उन्होंने मुझे मोदी जी की विदेश नीति पर बात रखने के लिए बुलाया था। बहुत सारे वहाँ के भारत के संबंध में अध्ययन करने वाले शोधार्थी भी थे, विद्वान भी थे, पुराने कुछ वहाँ की जो फॉरेन सर्विस है उसके सदस्य थे, पीएलए की भी लोग थे। और मैंने उनको केवल 2 प्रश्न किए। उन्होंने कहा, मैंने उनको कहा कि मैं विदेश नीति के बारे में चर्चा करूंगा और मोदी की विदेश नीति पर भी बोलूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे आपके लिए 2 प्रश्न हैं। मैंने कहा कि हम भले ही पड़ोसी नहीं थे, सीमाएं लगी हुई नहीं थी, लेकिन फिर भी समुद्र मार्ग से व्यापार कैसे होता है ये चोलाज ने आपको दिखा दिया। उससे भी पहले ईसा पूर्व 2री-3री शताब्दी में भी भारत में आपके विद्यार्थी नालंदा तक्षशिला में पढ़ने के लिए आते थे और बड़े लंबे रास्ते से पूरे हिमालय को घूमकर आते थे। भारत के विश्वविद्यालयों में पढ़ के संस्कृत की किताबें लेकर जाते थे, भारत के बारे में विश्व के लिए लिखते थे कि हम यहां से क्या सीख कर गए। और इतना ही नहीं, वो वापस लौटने के बाद आप कहते थे कि ये जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है उसको हमें चीनी भाषा में बताओ, तो आप उनसे ट्रांसलेशन भी करवाते थे। हम में से पता नहीं कितने लोगों को पता है, लेकिन एक बड़े प्रसिद्ध एक बुद्धिस्ट संत हो गए जीविका नाम से। उस समय मतलब ये एपिडेमिक और पैंडेमिक की परंपरा चीन में नई नहीं है। 2000 वर्ष पूर्व भी इसी तरह का एपिडेमिक वहां पे आया था। तो ऐसा माना जाता है कि जीविका जो संत थे उन्होंने उसको नियंत्रण करने में चीन की सहायता की थी और जीविका को एक तरह से आरोग्य की देवता के रूप में वहां पे देखा जाता है। वही बाद में दूसरे विश्व युद्ध के समय डॉक्टर कोटनीस के बारे में वहां पे एक श्रद्धा है। लेकिन मैंने उनको पूछा कि ये हमारी परंपरा रही
दो प्राचीन सभ्यताएं जिस समय विश्व के पटल पर ये एंग्लो सेक्सन सिविलाइजेशन कहीं पे भी नहीं था और इस्लाम का भी कहीं उदय नहीं हुआ था, उस समय शिक्षा, संस्कृति, उपासना पद्धति, व्यापार, सारे विषयों में आपस में लेन देन चलता था और ये सभ्यताओं का लेन देन था। ऐसा क्या हो गया कि इन दो सभ्यताओं के बीच में दरार पड़ गई? तो वो बहुत हक्का बक्का रह गए, क्योंकि बहुत बड़े लोग थे और उनको ये अपेक्षित था कि मैं ऑर्गेनाइजर के संपादक के नाते मेरा परिचय किया था, तो वहां पे भी जैसे यहाँ पे किया जाता है, स्वाभाविक रूप से ऑर्गेनाइजर का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जोड़कर वो देखते हैं। तो उनको लग रहा था मैं चीन को गालियां देते हुए ही शुरू करूंगा। तो मैंने कहा ऐसा क्या हुआ कि इन दो सभ्यताओं के बीच में ऐसी दरार पड़ गई? क्या ऐसी विशेषता थी कि दो बड़ी सभ्यताएं होते हुए भी हमारे बीच में ये खुलापन था? तो उनको कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा कि हमारी दोनों सभ्यताएं ये जो मोनोथीस्ट विचारधाराएं हैं इनसे परे थी। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती को मानती थी, जहां से सत्य की रास्ता मिलता है उस रास्ते पर चलने का प्रयास कर रही थी और इसलिए एक दूसरे से अच्छी चीजें सीखने में कोई आपत्ति नहीं थी। हम भी मानते हैं कि चाहे प्रिंटिंग हो चाहे राइटिंग हो, उसको विस्तृत रूप से पब्लिश करना हो, इसके बारे में चीन ने शुरू से बहुत ज्यादा ध्यान दिया था। इनफैक्ट ट्रैवलॉग्स लिखने की, ये पूरे प्रवास के वर्णन लिखने की परंपरा चीन में ही पहले शुरू हुई। तो ये खुलापन होने के कारण हम एक दूसरे के सीखने की मानसिकता रखते थे, लेकिन ये कम्युनिज्म की विचारधारा जो है ये चीन की मूल विचारधारा नहीं है। तो उनको और धक्का लगा, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के भी लोग वहां पे बैठे हुए थे। तो मैंने उनको कहा कि लेकिन तार टूटी कहां से? क्या ऐसा हो गया कि ये सभ्यताओं के संबंध में दरार पड़ गई? फिर देखते रह गए और मैंने उनको कहा कि जिस दिन नालंदा और तक्षशिला जल गया ना, उस दिन इन सभ्यताओं में दरार पड़ गई। और मैंने उनको एक बात समझाई कि जिस नालंदा तक्षशिला को जलाने वाली मानसिकता के साथ आप आज भी खड़े हो, ये मूल समस्या है। जिस मानसिकता ने विद्या के मंदिरों को जलाया, वो मानसिकता आज आपको दोस्ती लगती है। ये परिणाम आपका कन्फ्यूशियनिज्म, ताओइज्म, बुद्धिज्म भूल गए हैं और आप केवल कम्युनिज्म के रास्ते पर चल पड़े हो। इस कारण से ये समस्या बड़ी है। फिर मैंने आगे जाकर उनको ये कहा कि देखिए, कम्युनिस्ट चाइना और डेमोक्रेटिक इंडिया में शायद तनाव हो सकता है, लेकिन कन्फ्यूशियस चाइना और हिंदू इंडिया में हमेशा, हिंदू भारत जो है उसमें हमेशा से संवाद हो सकता है। इस संवाद के लिए मैं आया हूं। ऐसे कहकर मैंने फिर आगे उनको विदेश नीति की बात कही। मैं ये इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि भारत का पूरा इंटेलेक्चुअल स्पेस इस वास्तविकता को भूल गया है। हमारा संघर्ष जो है वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की बर्बरतापूर्ण शासन व्यवस्था से है। चीन के लोगों के बीच में आप जाएंगे तो एक अलग तरह का भारत के लिए आदर दिखता है, वो गुरुत्व की भावना दिखती है। योग के बारे में भयंकर, इस बार मैंने एक उसके बारे में लेख भी लिखा, व्हाई कम्युनिस्ट चाइना इज वेरी ऑफ योगा एंड स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि एक वाक युद्ध चल रहा है। ग्लोबल टाइम्स वहां से लिखता है, मैं यहां से ऑर्गेनाइजर से लिखता हूं। तो
इस वाक युद्ध में मैंने कहा कि कम्युनिस्ट चाइना ने इस बार पहली बार यह कहा कि योगा का प्रैक्टिस करने वाले लोग जो है वो कल्ट प्रैक्टिस है, और वहां पे कल्ट प्रैक्टिस एक कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था होने के कारण एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। वहां की शिक्षा में भी कल्ट एजुकेशन अवेयरनेस इस नाम से एक अब शिक्षा क्रम चलता है, और इसलिए वहां की शासन व्यवस्था इस बात से डरती है, वो नहीं भूली है, हम भूल गए कि यही भारत है जिसने एक सैनिक भेजे बिना भी अपने विश्वविद्यालयों के द्वारा चीन जैसे महान उस समय की सभ्यता के पूरे भूभाग पर एक तरह से अपना प्रभाव जमाया था। आगे ही वो काम भगवान बुद्ध की विचारधारा ने किया। आज भी 50-60 वर्ष इस कम्युनिस्ट बर्बरता के होने के बाद भी 7-8 बुद्धिस्ट वैरायटी के उपासना वहां पे चीन में होती है। अभी 2 वर्ष पूर्व हमने 3 वर्ष पूर्व प्रयास करके वहां पे योग अभ्यास के कुछ केंद्र शुरू किए वहां के विश्वविद्यालय में सरकार के प्रयासों से। तो इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स है कि कम्युनिस्ट पार्टी उससे डर गई है। इस अंदर छुपी हुई भारत के प्रति भावना को, आध्यात्मिकता को जग गया तो कम्युनिस्ट शासन का क्या होगा। और इस कारण से कम्युनिस्ट शासन जो है वो 3 प्रकार के युद्ध में लगा हुआ है, जिसमें हमारा मीडिया फंसा है, हमारा इंटेलेक्चुअल स्पेस फंसा है। कैसा युद्ध है ये? तो कम्युनिज्म की विचारधारा ये हिंसा के आधार पर होती है। वो क्रांति की तो बात करते हैं, 1949 में पहली क्रांति आई, 1965 के आसपास उन्होंने कल्चरल रिवॉल्यूशन के नाम पर पुराना सारा उखाड़ के फेंक दो, विश्वविद्यालयों से अध्यापकों को निकाला। भारत ने अभी कभी भी उसकी दखल नहीं ली कि वहां पे अंदर क्या चल रहा है। हम तो चाइनीज स्टेट को देखकर, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के स्टेटमेंट को देखकर, उसके फॉरेन अफेयर्स के स्टेटमेंट को देखकर हम उसको आंकते हैं। अंदर क्या चल रहा है आज की स्थिति के बारे में भी मैं अंत में बताऊंगा, जिसके बारे में मीडिया पूरी तरह से अनदेखी कर रहा है। शायद हम 3-4 ही लोग हैं जो इसके बारे में लगातार चीन की अंदरूनी स्थिति के बारे में लिख रहे हैं। लेकिन ये क्यों करता है ये हमें ठीक से समझना चाहिए, और क्या करना चाहिए ये भी फिर बाद में समझ में आएगा। पहला तो मैंने जैसे कहा कि हमें इस इतिहास का भान नहीं है कि भारत चीन संबंध है क्या, पिछले 70 वर्ष के कम्युनिस्ट चाइना के संबंध क्या है, और उससे पहले के सभ्यता के संबंध क्या है। क्योंकि देखिए, किसी भी प्राचीन समाज में एक जो सभ्यता के संस्कार है वो कितना भी मिटाना चाहे, हमारे यहां पे भी आप देखिए इस्लाम का बर्बरतापूर्ण आक्रमण हुआ, 150 वर्ष का ब्रिटिशों का एक तरह से वो आक्रमण भी क्रिश्चियन डम का आक्रमण था, एंग्लो सेक्सन सिविलाइजेशन जो अपने आप को मॉडर्न कह रही थी। लेकिन फिर भी कुरेदने के बाद उपासना पद्धति कुछ भी हो, हर भारत की भारतीयता, उसका हिंदूनेस निकल कर आ ही जाता है। यह सभ्यता की विशेषता होती है। चीन में भी वो बचा हुआ है। दुर्भाग्य से हमारा मीडिया और हमारी वैचारिक ताकत जो है वो उसके साथ कनेक्ट करने में बिल्कुल भी अपनी क्षमताओं का उपयोग नहीं करती। दूसरी तरफ 2 महान चिंतक होकर गए, चीन के महान चिंतक जिन्होंने आर्ट ऑफ वॉर नाम से पुस्तक लिखी, उनका नाम सुन त्सू था। और लगभग उसी समय भारत में
आचार्य चाणक्य, या जिनको कौटिल्य के नाम से प्रसिद्ध है, वो तक्षशिला में और बाद में मगध में अपने ज्ञान के आधार पर नए भारत के, या ऐसा है कि भारत की मूल संकल्पना के पुनर्स्थापना की कामना कर रहे थे। दोनों के अप्रोच में बहुत अंतर है। सुन त्जू आर्ट ऑफ वॉर कहते हैं, और आर्ट ऑफ वॉर में वो मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट के नाते केवल युद्ध नीति का विचार करते हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखते हैं, और वो अर्थशास्त्र में ज्ञान अपना 17 उससे पहले की गुरुओं के ज्ञान को नमन करते हुए, उसका परीक्षण करते हुए, उस संदर्भ में उस समय के ज्ञान को परिभाषित करते हैं, और वो कहते हैं कि केवल मिलिट्री स्ट्रेटेजी ये सक्सेसफुल नहीं हो सकती, और इसलिए सर्वंकष विचार होना चाहिए किसी भी राज्य व्यवस्था को अपनी विदेश नीति बनाने का। सामरिक नीति तो उसका केवल एक हिस्सा होती है। आश्चर्य की बात यह है कि 1990 के बाद के चीन ने चाणक्य के इस विचार को समझा, और जिस तरह से, देखिए चीन में हुआ क्या है, चीन में खोखलापन आया है, क्योंकि उन्होंने पुरानी व्यवस्था उखाड़ कर फेंको कम्युनिज्म के नाम पर। तो उन्होंने जो भी वहां के उपासना पद्धतियां थी, जो भी पारिवारिक एक संबंधों का माहौल समाज में बना हुआ था, उसको उखाड़ कर फेंकने का सारा प्रयास कम्युनिस्ट कैडर्स के द्वारा किया। लेकिन कम्युनिज्म उस खोखलेपन को, उस उखाड़ जो मूल्य व्यवस्था थी, जो उन्होंने उखाड़ के फेंकने का प्रयास किया, उसको रिप्लेस नहीं कर पाई, क्योंकि कम्युनिज्म की भाषा करते करते अचानक वो इस तरह से कैपिटलिज्म की तरफ चल पड़े। भले उसका स्वरूप अलग था, राज्य केंद्रित था, राज्य क्या बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी केंद्रित था। आज कम्युनिस्ट पार्टी में सबसे ज्यादा बिलियनियर्स है चाइना में, मैक्सिमम बिलियनियर्स ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स हैं। तो ये खोखलापन जो आया, उसको रिप्लेस कोई कर नहीं पाया, और इस वजह से उनको यह डर लगता है कि भारत जैसी सांस्कृतिक ताकत फिर से चीन में इन्फिल्ट्रेट कर गई वैचारिक आधार पर, मूल्यों के आधार पर, तो चीन अंदर से टूट जाएगा। सीसीपी को हमेशा डर यह है, और इस कारण से हम ये देखते हैं कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और उसका एक जो पॉलिट ब्यूरो बना हुआ है, उसकी ताकत और चीनी समाज, इनके बीच में एक बड़ी खाई है। वो जैसे हमारी फॉल्ट लाइंस को टारगेट करते हैं। देखिए चीनी अखबारों में, क्योंकि मैं रेगुलरली फॉलो करता हूं, भारत की कोई ऐसी घटना नहीं है, मतलब योग दिवस पर उन्होंने आर्टिकल किसके बारे में छापा होगा? लीड आर्टिकल भारत के संबंध में क्या था? तो बाबा राम रहीम पर था, और कल्ट फिगर भारत में किस तरह से अलग अलग कारणों से भारत की कानून व्यवस्था भी उसको अभी सह नहीं रही है, ये चीन के लोगों को वो इनडायरेक्टली समझा रहे थे। तो वो फॉल्ट लाइंस जो है, एक छोटी सी घटना होती है तो चीन अपने मीडिया के द्वारा, अपने इंटेलेक्चुअल स्पेस के द्वारा उसका पूरा लाभ उठाने का प्रयास करता है। तो आर्थिक विषय, ये जो इंफॉर्मेशन वॉर, और उस इंफॉर्मेशन वॉर के तहत चाहे ट्विटर पर इन्फ्लुएंस करना, चाहे फेसबुक के द्वारा इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना, रादर मिस इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना, फिर जो अलग अलग विंग्स है उनके द्वारा पैसे का, मैं केवल भारत के संदर्भ में नहीं,
आप में से कितने लोगों ने ये रिपोर्ट पढ़ी पता नहीं मुझे, लेकिन 8 जून को अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट पब्लिश की और उसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका के न्यूज़पेपर्स में अपने फेवर में कंटेंट आए, इसके लिए और स्पेशली कोरोना आउटब्रेक के समय सक्सेसफुल हैंडलिंग चीन ने कैसे किया, इसकी सकारात्मक स्टोरीज आए, इसके लिए चाइना डेली जो कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र है उसके द्वारा वॉशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, इन जैसे अखबारों को, 4 प्रमुख अखबारों की बात उसमें आई है। कितना पैसा चीन ने लगाया होगा तो आप लोग शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। तो $19 मिलियन लगाए पिछले 3-4 वर्षों में, $19 मिलियन। प्रफुल्ल जी 5 मिनट बाद हम सवाल जवाब रखेंगे सर, 5 मिनट के बाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो दूसरा जो उनका माध्यम है वो मीडिया स्पेस को इकोनॉमिकली कैप्चर करना। और जब हम भारत में देखते हैं कि चीन का गुणगान करने वाले बहुत सारे लोग अचानक से सामने आ जाते हैं या चीन का एजेंडा चलाते हैं, पार्टी टू पार्टी एग्रीमेंट्स होते हैं, और एक केजी जुड़ गए हैं, केजी भी चीन में बड़े करीबी तरीके से देखा हुआ है, वो भी चीन में अलग अलग डेलीगेशंस में गए हैं। तो उनको पता है चीन एक अलग तरह का वॉरफेयर भी कर रहा है, जिसको हम कह सकते हैं कि डेलीगेशन डिप्लोमेसी है। वो एक महीने में चीन के थिंक टैंक जो है वो रादर कम्युनिस्ट पार्टी के ही थिंक टैंक्स है, वो लगभग 250 से 300 डेलीगेशंस को होस्ट करते हैं। उनका आने जाने का खर्चा करेंगे, उनको वहां पे सारी व्यवस्था और बाकी उसके बारे में ज्यादा नहीं चर्चा करूंगा, लेकिन वुमेन और वाइन की डिप्लोमेसी में चीन बहुत माहिर हो गया है। और तीसरी जो बड़ी बात है उसको कहकर मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा, वो अभी चीन ने पिछले लगभग हम कह सकते हैं 8-10 वर्षों में, 2010-11 के बाद 2005 में पहली बार चीन का ये प्लान आया था 2025 में टेक्नोलॉजिकली अमेरिका को पछाड़ना है, और इसके आधार पर 2015 में उन्होंने उसको एक जामा पहनाया। तो तब से चीन ने एक, जिसको हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्पेस को ऑक्यूपाई करना, तो मोटा मोटा इसको हम कह सकते हैं डेटा वॉरफेयर। आप में से बहुत लोगों ने कैम स्कैनर यूज किया होगा, आप में से बहुत लोगों ने कैम कैड भी यूज किया होगा। कोई विजिटिंग कार्ड देता है तो उसका फोटो खींच लो, सारी इंफॉर्मेशन आपके फोन में स्टोर हो जाती है। टिकटॉक के बारे में तो हम सब लोगों ने सुना ही है। आप कभी जैसे कैम कैड जैसा एक ऐप है, उसका कभी गूगल पर सर्च करके उसका जो प्राइवेसी का एग्रीमेंट है उसको पढ़कर देखिए एक बार। शैंगवेस कंपनी का ये ऐप है, प्रोडक्ट है, और इस प्रोडक्ट के द्वारा कोई भी आपको विजिटिंग कार्ड देता है, आप उसका फोटो निकालो, सारी जानकारी इकट्ठा आ जाती है, ऐसी सुविधा है। अब इस एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि योर रिलेशनशिप विद द कंपनी इज गाइडेड बाय पीआरसी लॉज। एनी डिस्प्यूट विल बी एड्रेस्ड इन द पीआरसी कोर्ट, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कितना एंटी पीपल है। 1989 में हमने जब तियाननमेन स्क्वायर का इंसिडेंट हुआ और हजारों स्टूडेंट्स को कुचला गया,
चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा, तब हमने देखा। आज जब हजारों लोग मर रहे थे तो वुहान को किस तरह से सील किया गया और कितनी लाशें जलाई गई, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। पहले 23,000 कह रहे थे, फिर 46,000 चीन ने खुद माना, और अमेरिकन एस्टिमेट जो है वो मिनिमम 1 लाख से ऊपर का है। अब भी वहां पे स्वाइन फ्लू की बात चल रही है। 11 प्रांतों में वहां पे फ्लड जैसी सिचुएशन है। कम्युनिस्ट पार्टी और पीएलए के बीच में गलवान की घटना के बाद दरारें और बढ़ गई है और पीएलए सवाल कर रहा है। तो इसलिए हमें ये ध्यान में रखना चाहिए। हमारी मीडिया ये भूल जाती है, वो उनकी इकोनॉमिक चंगुल में फंसी हुई है, टेक्नोलॉजिकल चंगुल में फंसी हुई है, डेलीगेशन डिप्लोमेसी में फंसी हुई है, और इतिहास का तो भान हमने इंटेलेक्चुअली खो ही दिया है। ये प्रमुख कारण है जिसके कारण ये सारा हमें परिदृश्य भारत में रहते हुए चीन के गाना बजाना करने वालों की संख्या दिखती है। इसको हमें सचेत करना है। तो आप जैसे लोग जो है उनको इसका भान कहीं ना कहीं भारत के समाज में जगाना होगा। मिलिट्री अपना काम कर रही है, ऐप बैन जैसे ये लेकर सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन समाज में, वैचारिक परिदृश्य में, मीडिया में इस तरह की थोड़ी सी ऐतिहासिक तथ्यों को लाकर यदि हम इंटेलेक्चुअल स्पेस को, भारत की नहीं केवल चीन की, चीनी भाषा सीखने वाले, आज मैं कहीं पे भी जाता हूं चीन में तो कम से कम 2-4 इंटेलिजेंस के लोग होते हैं, उसमें से कम 1 या 2 हिंदी जानने वाले होते हैं, लेकिन वो दिखाते नहीं है कि हिंदी जानते हैं। लगभग मतलब ऐसा भारत का कोई महत्वपूर्ण साहित्य नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की लगभग सारी पुस्तिकाएं पिछले 5 वर्ष में चीनी भाषा में ट्रांसलेट हुई है, लेकिन हम उसके विपरीत हम कितना प्रयास करते हैं कि चीनी भाषा में जो आ रहा है, जो भारतीय भाषाओं में आए, हिंदी में आए, अंग्रेजी में आए या भारत की अन्य भाषाओं में आए। तो मुझे लगता है कि एक ये इंटेलेक्चुअल भी वॉरफेयर है, और वहां पे हमारा मीडिया स्पेस ये फेल हो रहा है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर में। मैं मानता हूं ज्ञान गंगा जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप जो एक तरह से सेंसिटाइज कर रहे हैं लोगों को, केवल इस मीटिंग में बैठे हुए नहीं, जो फेसबुक लाइव के द्वारा भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो उसके कारण हम इन बातों को, इस पर्सपेक्टिव को लोगों तक पहुंचा पाएंगे, और उसके आधार पर जिस विश्वगुरु बनने की बात हम करते हैं उसका आधार क्या होगा, तो वो राइचस पावर होगी, मिलिट्री पावर उसको पीछे से समर्थन देने के लिए होगी, लेकिन वो एक धर्मदंड की शक्ति होगी। उस धर्मदंड की शक्ति को जगाने के लिए बौद्धिक जो साधना करनी है, उसके लिए जो प्रयास हो रहे हैं, उसमें राजेश चेतन जी और पूरी ज्ञान गंगा की टीम ने जो एक पहल की है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, और मुझे अपनी कुछ बात कहने के लिए आमंत्रित किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साहब। अभी आप रहेंगे, हम कुछ सवाल लोगों से कहेंगे कि आप कर लें, और इससे अच्छा अवसर होगा नहीं। भाई लोगों, कैसा लग रहा है आप लोगों को केतकर जी को सुनकर? तब बताइए हमको कैसा लगा आपको। चैट बॉक्स में लिखिए, अच्छा लगा हो तो ई लिखिए, एक्सीलेंट। अच्छा लगा हो तो ई लिखिए, वेरी गुड। प्रमोद जी, मेरा निवेदन है कि 2-3 सवाल जरूर ले लीजिए, और फिर आदरणीय जी सुरेश जी भी आ चुके हैं, फिर उनसे बात करेंगे। जी भाई साहब, धन्यवाद केतकर जी। आपने कहा कि जो चाइना की डेलीगेशन डिप्लोमेसी है, टेक्नोलॉजिकल डिप्लोमेसी है, उसको कहीं ना कहीं काउंटर करना होगा। और भारत सरकार ने भी हाल ही में, जैसे सबको पता है कि 59 ऐसे ऐप जो हैं जिनसे हमारा चोरी होने का डर था, वो डाटा चाइना के क्लाउड पे जाता था, भारत सरकार ने उनको बंद किया है। और सबसे पहला सवाल मैं लेना चाहूंगा मनीष गोयल जी से। मनीष जी, अपना सवाल पूछिए, केतकर जी उपलब्ध हैं। मनीष जी। नमस्कार जी, सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। मैं ये कह रहा हूँ जिसके उसमें मनीष जी, आप प्रश्न दोहराएं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, प्रश्न दोहराएं कृपया। मैं ये कह रहा हूँ जी, वीडियो ऑफ कर ले, आप वीडियो ऑफ कर लीजिए, सिर्फ ऑडियो रखिए, फिर बाद में वीडियो खोल लीजिएगा जी।
मैं ये कह रहा हूँ जी, जैसे आपने एग्रीमेंट का कहा कि पीआरसी एग्रीमेंट होते हैं, तो सरकार ऐसे ऐप को अलाउ क्यों करती है? हमें तो पता ही नहीं चल सकता, क्योंकि उसमें कोई ऑप्शन होती नहीं, उसको यस यस ही करेंगे तो ही ऐप यूज कर सकते हैं। देखिए, पहले तो मैं इस मामले में विनोबा जी को बहुत मानता हूं। विनोबा जी ने एक बार कहा था, जो सब कुछ सरकारी होता है वो असरकारी होगा, ये ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए कुछ कुछ चीजें असरकारी भी करनी होगी, गैर सरकारी भी करनी होगी। जब हमने इस सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेटअप एक्सेप्ट किया, आप में से कितने लोग हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट नहीं यूज करते हैं, या जो एंड्रॉयड या एप्पल की सिस्टम यूज नहीं करते हैं, या गूगल को यूज नहीं करते हैं? हम में से कोई भी नहीं है। तो ये टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क जहां पे इवॉल्व हुआ, देखिए हमें दो तरह की लड़ाई की जरूरत है। एक तरफ ये ऐप बैन, समाज का सेंसिटाइजेशन, बॉयकॉट होगा, इसके बारे में जागरूकता होगी, तो ये तो सारा करना ही होगा। लेकिन इसके साथ साथ हमारी जो सबसे बड़ी गलती रही है कि जितना R&D में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए को लेकर, इनके स्कूलों में आप 8वीं कक्षा के बाद जाएंगे, खास करके 8 to 12 के इसमें, तो शायद ही कोई बच्चा आपको दिखेगा जो टूल बॉक्स के सिवा स्कूल में है। वो बड़े बड़े जहां वो जो मॉल बने हो, वहां से एक रॉ मटेरियल खरीदेगा। मैं लेबर लॉज और बाकी सारी बात नहीं कर रहा हूं अभी, मैं कभी समय रहा तो कभी उस पर अलग से आपके साथ चर्चा करूंगा। लेकिन वो सारा रॉ मटेरियल कंप्यूटर का खरीद के एक छाता लगाता है, असेंबल वहीं पे करता है और बेचना शुरू कर देता है। मास स्केल प्रोडक्शन एंड मास स्केल डंपिंग, ये चाइनीज इकोनॉमी का मॉडल है, और उसमें उन्होंने अपने समाज को तैयार करने के लिए बहुत इन्वेस्ट किया, कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा किया। हमारी वैसी अधिनायकवादी शासन नहीं, इसलिए हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर पिछले साल भर की केवल हम बात करें तो चाइना में 300 से ऊपर PhD सबमिट हुई है, और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में उन्होंने उसके लिए इन्वेस्ट किया है। तो वो 2025 में हमें अमेरिका को इसमें पछाड़ना है, टेक्नोलॉजिकल वॉर में। इस मानसिकता के साथ उन्होंने वॉर शुरू किया है। तो इसलिए ये केवल चीन की बात नहीं है। आत्मनिर्भर भारत मतलब ये चीन का बॉयकॉट करना केवल उसका एक हिस्सा है। मैं नहीं मानता सरकार इसमें यदि कुछ कर सकती है तो सरकार ये इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने में एक लीगल फ्रेमवर्क ला सकती है, और इंडिजिनस इन्वेस्टमेंट उसमें बढ़े। उसमें एक पहल अभी शुरू हो गई है कि जो अटल इनोवेशन मिशन है उनके द्वारा ऐसे नए पर्यायी ऐप डेवलप करने वाले इनोवेटर्स के लिए एक अलग योजना अभी शुरू हो गई है। मुझे लगता है उसका लाभ लेकर हम युवाओं को ज्यादा से ज्यादा इसमें प्रेरित करें कि इंडिजिनस ऐप हो और उसका सर्वर और डेटा का कंट्रोल हमारे पास हो, तो अपने आप ही मुझे लगता है कि हम इस लड़ाई को और अगले लेवल पर ले जा सकते हैं। धन्यवाद प्रफुल्ल जी। और कल ही सरकार ने ऐसी ऐप डेवलप करने के लिए, इनोवेट करने के लिए एक पुरस्कार की घोषणा भी की है। और आखिरी सवाल ले लेते हैं अतुल रंजीत कुमार जी से। धन्यवाद प्रमोद जी। आदरणीय प्रफुल्ल जी ने बहुत ही सरल शब्दों में इतना गंभीर विषय हमारे बीच में रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बुनियादी सा प्रश्न है कि चीनी ऐप यूज करने से ऐप उपभोक्ता को किस प्रकार का संकट हो सकता है? मतलब ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? मतलब बाहर के देशों की ऐप या मतलब सस्पेक्टेड ऐप्स को यूज क्यों नहीं करना चाहिए? इस पर कृपया प्रकाश डाल दीजिए। देखिए, दो तरह का है। एक तो उस ऐप के द्वारा, क्योंकि ऐप का अपना एक रेवेन्यू मॉडल होता है, तो उस ऐप को डाउनलोड करने से इतने लोगों ने डाउनलोड किया है, इतने लोग यूज कर रहे हैं, उस पर इतना डेटा आ रहा है, तो उसके आधार पर उसको वो सेल करते हैं। उस ऐप का एडवर्टीजमेंट का रेवेन्यू उससे आता है। कुछ ऐप्स के बारे में आप भी
खरीदने के लिए उसमें पैसा लगाते हो, इनडायरेक्टली आपका डेटा का पैसा कटता है, आपको ध्यान में भी नहीं आता है। तो इनडायरेक्टली आप विदेशी शक्ति को जो अपने खिलाफ लड़ रही है उसको आर्थिक दृष्टि से मदद कर रहे हो। लेकिन इससे बड़ा जो खतरा है वो ये है कि आपका पूरा का पूरा डेटाबेस है, आपके सारे कॉन्टैक्ट्स है, आपकी सारी गतिविधियां है, आपके सारे लोकेशंस है, आपके लाइक्स और डिसलाइक्स है, आपके आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशंस है, इसके बारे में वहां बैठे बैठे उनको सारा डेटा मिल रहा है। कौन व्यक्ति क्या सोच रहा है, मैं आपको अमेरिका के इलेक्शन में शुरू हो गया और आने वाले इलेक्शन में भारत में भी होगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं और बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अमेरिका के इलेक्शन को या ये सारा वहां पे आंदोलन का जो स्वरूप वहां पे अभी जो बन रहा है उसको इन्फ्लुएंस करने में चीन का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो डेटा को कंट्रोल कर रहा है। आपकी तो असुरक्षा है ही, आप लीगली तो बहुत सारे चीजों के लिए चीन के कानून से कमिट कर रहे हो। अरे भैया, भारत के कानून फॉलो होते नहीं, आप कह रहे हो मैं पीआरसी के कानून के तहत ऐप यूज कर रहा हूं, इसको आप करते हो। वहां के कानून क्या है पता तो भी है क्या? आप यहाँ बैठे बैठे मोदी जी को भी गालियां दे सकते हो, राहुल गांधी का भी मजाक उड़ा सकते हो। शी जिनपिंग का मजाक उड़ाने वाले 2 बिजनेसमैन निकले कोरोना के समय, तो वो कहाँ गायब हो गए अभी पता भी नहीं है। उस कानून को आप कह रहे हो कि हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूं। तो हम वो एक्सेप्ट करते करते क्या क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं ये हम समझते भी नहीं। लेकिन मैं अभी जो वॉर है वो डेटा कंट्रोल का वॉर है, डेटा सिक्योरिटी का वॉर है। उस डेटा का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा उपयोग करते हुए किस तरीके से आपकी सोच को, आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। अरे ये इनके पक्ष में निकलूं। धन्यवाद केतकर जी। ये सारा जी और थोड़ा समय की कमी है तो प्रमोद जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आदरणीय प्रफुल्ल केतकर जी का, और खास तौर से मेरे मित्र जितेंद्र मेहता जी का विशेष धन्यवाद इसलिए करूंगा कि प्रफुल्ल केतकर जी से मुझे जोड़ने का जो जितेंद्र जी ने श्रम किया है उसके लिए उनका भी धन्यवाद। पर भाई साहब, आज आपने जो बोला है ये तो भाई साहब मुझे ऐसा लगता है कि पूरे दिन की कार्यशाला आपकी होनी चाहिए। 1 घंटे का समय भी आपके लिए कम रहा और अभी हम प्यासे छोड़ दिए, आपने प्यासे छोड़ दिए। भारत चीन संबंधों का ये चिंतन भी हो सकता है, ये तो हमने विचार भी नहीं किया था। इसलिए आज के इस माइंड ब्लोइंग सेशन के पे मेरे पास शब्द नहीं है। मैं भिवानी परिवार, चेतना और एफपीआरटी की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और ये प्रार्थना करता हूं कि भविष्य में भी आप हमको हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज दोस्तों 3 राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। और तीन इंटरनेशनल स्पीकर हमारे पास हैं। वैचारिक युद्ध में कैसे रहना जरूरी होता है। जी 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 भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। मैं कह रहा हूँ वैचारिक युद्ध में कभी कभी प्यासे रहना, वो भी भूख रहना आवश्यक होता है, तो वहां पे भी आप छोड़ देते हैं। जी भाई साहब, जी भाई साहब। और आज हमारे पास 3 इंटरनेशनल स्पीकर हैं दोस्तों, इनमें से एक का मिलना भी बहुत कठिन है, पर आज हमारे बहुत साहब हैं। और उसके बाद धन्यवाद आदरणीय पवन सिन्हा जी भी हमारे बीच जुड़ने वाले हैं। और ये तीनों इंटरनेशनल स्पीकर चाइना के एक्सपर्ट हैं, चाइना संबंधों पर, इसलिए बहुत सोच विचार करके आज का ये पूरा पैनल बनाया गया है। आइए क्रम को आगे बढ़ाते हैं और ओवर टू प्रमोद शर्मा जी। धन्यवाद। और हमने अभी प्रफुल्ल केतकर जी को सुना